गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्रा। थोड़ी सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से एरर थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इंटरनेट में, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास डिले हो गई। चलिए तो शुरू करेंगे। पिछली क्लास में देखिए हमने यहीं पर छोड़ा था। एनसीईआरटी की समरी आज आपकी उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगी आज, है ना? तो कौन कौन आ गए? आशुतोष कुमार गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सब एक ही चीज़ है, ठीक है भैया आशुतोष। ओके, मुबशरा गुड इवनिंग डियर। चलिए, यहाँ तक हुआ था ना पिछली क्लास में, यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक जो दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च, तो ये कब हुआ था, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये 1930 में है ना, 1930 में दांडी मार्च टुक प्लेस, ओके, इन 1930। एंड इसमें क्या था कि जो नमक का कानून बनाया गया था, उस पर टैक्स वगैरह जो लगा दिया गया था, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, जो है गांधी जी ने एक मार्च किया था। और इस मार्च में क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर मैनी इयर्स द ब्रिटिश हैड मेड द लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सोल्ट देमसेल्फ, खुद से वो सोल्ट नहीं बनाएंगे और इस तरह से करके। तो ये जो दांडी मार्च थी, इसको दांडी वॉक भी बोलते हैं। अहमदाबाद टू दांडी सीसोर इन गुजरात, गुजरात में ही है अहमदाबाद भी और दांडी भी। तो अहमदाबाद से जो समुद्र के किनारे एक सी शोर है दांडी, वहाँ तक की जो है क्या है, ये मार्च की थी और इस कानून को है ना तोड़ने की बात की गई थी जब, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि व्हेन द दांडी मार्च टुक प्लेस देन यू विल चूज द 1930। अब अगला जो चैप्टर है वो आपका है आ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, है ना, जो मॉस्किटो होते हैं मच्छर के लिए क्या, है ना। ये जो ट्रीट है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आपसे पूछेगा कि जो मलेरिया होता है वो किस वजह से होता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से होता है, और इसको जो फैलाने का काम करती है या करता है वो फीमेल मॉस्किटो यानी फीमेल मच्छर होता है, जिसका नाम है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज है ना, फीमेल मॉस्किटो। हाँ, शालू शर्मा गुड इवनिंग, सोमवीर गुड इवनिंग, मंजू, पारुल मौर्य, शालू शर्मा, मेघा सिंह, अनुषा, सपना चौधरी, सुजाता कुमारी, शिवानी सिंह, सभी के कमेंट मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं हिंदी में बोलते हुए चलो, हिंदी में आपको इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। इधर आप समझ लेंगे कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है। तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम नाम के प्रोजन की वजह से। इसको फैलाने का काम किसका है, तो एक मच्छर काट लेता है या काट लेती है फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज, वो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोन को छोड़ के चली जाती है या चला जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, मलेरिया हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये मलेरिया में क्या होता है, हर तीसरे दिन जो है क्या आता है, जाड़े के साथ बुखार आता है और कप कपी सी छूट जाती है ना। खैर अगला देखिए, ये हमने पहले ही शुरुआती क्लास में भी पढ़ लिया था। जो सिनकोना पेड़ होता है, सिनकोना पेड़ की छाल से, ओके, जो है एक मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी, बनाई जाती है अभी भी। बहुत से इलाकों में इसी को लेते हैं कुनैन। अब जब कुनैन मेडिसिन बतौर नहीं थी, तो उससे पहले क्या था, लोग सिनकोना पेड़ की छाल को उबाल करके पिया करते थे, ठीक है, उबाल करके बॉयल करके इसको पी लिया करते थे, तो जो है ठीक हो जाते थे लोग, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कुनैन जो मेडिसिन है, मलेरिया के लिए प्रसिद्ध दवाई है, ये किससे प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की जो छाल होती है वो। अर्लियर पीपल यूज टू बॉइल द बार्क पाउडर, एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि इसके बार्क को जो है गर्म पानी में मतलब गर्म करके, मतलब उबाल करके, ठीक है, और जो है लोग जो है पीते थे, ठीक है। तो एनीमिया क्या चीज़ होता है, एनीमिया के बारे में समझेंगे। एनीमिया को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता यानी खून की कमी। और रक्त अल्पता का मतलब ये होता है कि उसमें आयरन की कमी हो गई उसके ब्लड में, ओके। आयरन की कमी का होना ही रक्त अल्पता कहलाता है। खून की कमी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी बॉडी में पहले 6 लीटर खून था जी, अब तो घट के 1 1.5 लीटर रह गया होगा, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर है आयरन कम हो गया, आयरन की कमी से ऐसा होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, एक ही बात है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कम हो गई होगा, तो कुल मिला के घुमा फिरा के बात यह है कि आयरन की कमी होना बॉडी में, ओके, वो खून की कमी का सबब बनता है। और एनीमिया जो है हो जाता है, ज़्यादातर ये लेडीज़ को होता है, लेकिन ये मेल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ को होगा। तो इसलिए आप आयरन कंटेनिंग मटेरियल खाएं, जैसे आप खजूर खा सकते हैं, ओके, उसके अलावा एप्पल खा सकते हैं, पालक, बट पालक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गुड़ खा सकते हैं थोड़ा सा खाने के बाद में, थोड़ी सी गुड़।
ठीक है। कीर्ति पाठक, ओके, गुड इवनिंग डियर। चलिए, समझ में आ रहा है भैया आपको सभी को? एक बार जरा कंफर्म कर दो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में बोलते हुए यूं ही चल रहा हूँ। अब देखो, वी वेयर यानी जो सावधान रहें कि इसके जो मच्छरों की पैदाइश का कारण बनता है वो क्या है, मच्छरों की तादाद क्यों बढ़ती चली आती है। तो ज़्यादातर इनका जो लार्वा है, ओके, ज़्यादातर क्या हमेशा ही पानी में, गंदे पानी में खास करके ग्रो करता है। तो ये एडवाइस दी जाती है कि कूलर वगैरह के पानी को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। पानी भरा रह करके छोड़ना नहीं चाहिए उसको। उसके अलावा जैसे छत पे या कहीं बालकनी वगैरह में अगर कोई कंटेनर रखा है, टायर वगैरह या कोई गमले में पानी वगैरह है, अगर उसमें वो पड़ा रह जा रहा है तो पानी, और सड़ रहा है वो उसमें, तो उस पानी को इकट्ठा ना होने दें। और अगर आप कूलर वगैरह का पानी चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें। मिट्टी का तेल जैसे ही आप डालोगे वो उसके सरफेस पे ऊपर जो है फैल जाएगा, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव, जिसको आप बोलते हैं सरफेस टेंशन, कम हो जाएगा। और जो लार्वा होगा, इनका लार्वा, वो सिंक टू डाई, वो डूब करके मर जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर यहाँ तक ये? चलिए, तो ये देखो लार्वा है, ऐसा आपने खूब लार्वा देखे होंगे। ओके, इस तरह का एक्चुअली लार्वा क्या होता है मैं वो भी बता दूं। बहुत से ऐसे छोटे कीटे पतंगे या फिर जो है कुछ मेंढक जैसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो डायरेक्ट वही पैदा नहीं होते जो वो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, जैसे आप उसको देखें मेंढक को, तो मेंढक मेंढक के मेंढक जैसा पैदा नहीं होता। पूंछ होती है उसके, लंबा सा होता है। उसको हम टैडपोल बोलते हैं। अब फिर बाद में जब पानी में थायरोक्सिन वगैरह होता है, थायराइड हार्मोन है ना, थायरोक्सिन या आयोडीन होता है पानी में, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, उसकी पूंछ पूंछ सब गायब हो जाती है, वो मेंढक जैसा लगने लगता है। उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या है ना रूपांतरण, कायांतरण हिंदी में बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। अब जैसे मच्छर है, तो मच्छर के मच्छर जैसा नहीं आता कि भाई पंख निकला हुए मच्छर के मच्छर पैदा हो रहा है। वो पहले जो है अंडे होंगे, अंडों से फिर इस तरह का जो है लार्वा बनता है, फिर लार्वा के बाद में क्या है, इसके पंख आ जाते हैं और ये फिर जो है मच्छर बन जाता है। तो अगर लार्वा जब इकट्ठा ही नहीं होगा पानी में तो जाहिर बात है उसमें मच्छर नहीं फैलेंगे। अदरवाइज जो है मच्छर काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए क्या है, विच डिसीज आर स्प्रेड बाई फ्लीज। यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे और इनको जो है मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन से मच्छर, सॉरी, कौन सी मक्खियाँ कौन कौन सी बीमारी फैलाती हैं। तो कुछ मक्खियों से होने वाली बीमारी है, ओके, जिनको आपको देखना है। ओके, तो इनको आप लिख लेंगे। जो मक्खियाँ डिसीज फैलाती हैं, है ना। या वैसे तो ये मैं आपको जो है ना डिसीज वाले चैप्टर में लिखा दूंगा, चलो डिसीज वाले चैप्टर में लिखा दूंगा। तो कई मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो आपको क्या है, बीमारी फैलाती हैं। उसको रहने दो, मैं जब डिसीजेस पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि डिसीज से क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट पेपर टू दोनों में आते हैं। ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट हैड ऑल्सो बिकम द स्लिपरी देयर। देखिए जो एल्गी होते हैं, अगर फर्श वगैरह पे काई लग जाती है, शैवाल लग जाते हैं, तो आप फिसल जाते हैं। ओके, तो ये है। एल्गी जो होते हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है, तो लिखेंगे द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, यानी शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से फंगस की स्टडी जो होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। फंगस की, फंगस को वैसे हम क्या बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, फंजाई। जब इसका प्लुरल होगा तो फंजाई हो जाएगा, यानी कवक। और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल, है ना। तो शैवाल का अध्ययन करना फाइकोलॉजी, और फंगस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। ओके, माइकोलॉजी, ठीक है। देखिए जो ये लिखा है, द एल्गी स्प्रेड अ लोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है, इसलिए आप देखिएगा। कूलर के पानी को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए जी, पूजा शर्मा, बिल्कुल। हाँ, और वैसे भी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं अगर पानी सड़ेगा तो, ठीक है। वो तो है ही, हाइजीनिक चीज़ें तो सब सही रहती हैं। देखिए, अब मलेरिया के बारे में लोग ये कहते थे पहले कि एक कोई हवा फैलती है, एक अंधविश्वास था कि गंदी हवा से जो है ये मलेरिया फैल जाता है। ओके, और ऐसा नहीं था। बाद में इनका नाम क्या था, सर रोनाल्ड रोस करके पूरा नाम था इनका। ओके, इनके फादर जो थे इंडियन मिलिट्री में शायद कुछ पोस्ट पे थे, और इन्होंने इंडिया में रह के ही बहुत काम किया है। तो इंडियन आर्मी में देखो, माय फादर वाज द जनरल इन द, हाँ, जनरल इन इंडियन आर्मी, है ना। तो इन्होंने स्टडी करके डॉक्टर बने, और इन्होंने बताया कि भाई जो मलेरिया होता है वो
प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से होता है, ओके, ना कि गंदी हवा से फैलता है। तो पीपल थॉट दैट इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्प एरियाज। तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो मलेरिया है वो गंदी जगह से उड़ करके जो हवा आती है अक्सर उससे फैलता है ना, गीली डर्टी जो टाइप की है ना, मतलब हवा निकलती है जो कूड़े कबाड़े में से, उससे फैलता है। बट ऐसा नहीं है। One doctor had seen tiny germs in the blood of the patient. One of the patient when he observed it under the microscope. अब इन्होंने देखा तो इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये जो मलेरिया फैलता है, ओके, जो मलेरिया फैल रहा है वो किससे फैलता है? एक प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से फैलता है, पैरासाइट होता है वो, ओके, उससे फैलता है, ये ऐसा बताया। तो इन दिसंबर 2000, सॉरी, इन 1902, 1902 में रोनाल्ड रोस गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हिज डिस्कवरी, दैट इज द नोबेल प्राइज। तो इसी फील्ड में, ओके, मेडिसिन के फील्ड में इनको क्या है, 1902 में इन्होंने डिस्कवरी की थी और 1905 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज मिला इनको, ओके। और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो नोबेल प्राइज ही है। नोबेल प्राइज कोई अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, अब ये है अगला कि अप यू गो। देखिए, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए कि जैसे पहाड़ों वाले चैप्टर से ये रिलेटेड है, एक क्वेश्चन आता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, है ना, यानी नेहरू जो इंस्टीट्यूट है किसका, माउंटेनियरिंग का, पर्वतारोही का, वो कहाँ पर है? तो आप बताएंगे भाई ये उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, वहाँ पर ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ओके। तो ये कहा जाता है कि जो आवर रक्षक हैड ऑल द वे, ओके, वी नीड। जब कोई पहाड़ों पे जाए तो देखिए कि क्या क्या लेकर के जाते हैं लोग। तो खाने के जो फूड के पैकेट्स रख लेते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना होगा तो भाई भूख लगेगी आपको रास्ते में। वाटर की बोतल्स, है ना, वाटर बोतल रख लेंगे आप, पानी की बोतल, रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, हुक की ज़रूरत पड़ती है फंसाने के लिए, ओके, प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ती है, डायरी की ज़रूरत पड़ती है, टॉर्च की ज़रूरत पड़ सकती है, टॉवल की ज़रूरत पड़ सकती है, सोप की ज़रूरत पड़ सकती है, साबुन की, है ना, हाँ, ओके, विंड चिटर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, हवा को रुख बदलने वाला, विशल होती है, सीटी वगैरह, जिसको बजानी आती ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज जो है सीटी रख लो। ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी अगर कम सी लगेगी तो गुड़ ले सकते हैं, चना रख सकते हो। बट एक्चुअली, मतलब एक्चुअल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स लाइक स्लिंग, है ना, स्लिंग आपको चाहिए, ठीक है, पिटोन्स होता है एक, है ना, हंटर चाहिए, ठीक है, शूज़, सॉरी, हंटर शूज़, हंटर शूज़ वो एक ही साथ है ये। हंटर शूज़ जो वो बड़े बड़े से होते हैं ऊपर तक पहनने के, वो चाहिए। स्लीपिंग बैग चाहिए, एटसेट्रा। तो कीप योर बॉडी एट एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। और देखो, जब ये कहा ही जाता है जब कोई पहाड़ पे चढ़े तो अपनी डिग्री को 90 एंगल पर झुका करके चढ़ना चाहिए, अदरवाइज पीछे को गिर सकता है, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो एंड वॉइस इको इन द माउंटेन, देखिए पहाड़ी इलाके में जो है हमारी आवाज़ इको करती है, गूंजती है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी ध्वनि। तो ये क्यों होता है? ये साउंड का एक टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। साउंड जो मुंह से निकलता है वो टकरा के वापस लौट के आता है, उसी को हम इको बोलते हैं। बछेंद्री पाल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। बछेंद्री पाल जो है इंडिया की पहली वुमेन है, पहली वुमेन है जो माउंटेन पे चल रही, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर की हैं। याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अगर महिला की हम बात करें तो बछेंद्री पाल, नॉट द फर्स्ट, बछेंद्री पाल है ना, कौन सा, फिफ्थ नंबर लेडी हैं जो किस पे चढ़ी, माउंटेन पे चढ़ी, बट इंडिया की फर्स्ट हैं, इंडिया की पहली फर्स्ट हैं। पूजा शर्मा, ये आज कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कल या परसों में अपलोड कर मैं करवा दूंगा, ठीक। तो देखो, ये पहाड़ी गाना गाया करती थी, है ना, बेदू पको, है ना, बारह मासा, ओके, कफल पको चैत्र, ओके, मेरी छैला, ऐसे करके ये कोई पहाड़ी गाना होता था, ओके। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है भाई ये किससे संबंधित है गाना, तो आप बताएंगे बछेंद्री पाल से। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द माउंटेन इन द, है ना, क्रिएट हिस्ट्री। तो ये इंडिया की पहली वुमेन है, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, देखो लिख रहा है फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडिया की लेडी है जो माउंटेन पे चढ़ी। और पूरी दुनिया की जो सबसे पहले चढ़ने वाली लेडी है उनका नाम देखो ये लिखा है मैंने, जंको तवई, जंको तवई, ओके। सबसे पहले
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला हैं जुंको तवई, ठीक है। और इंडिया की जो बछेंद्री पाल हैं वो इंडिया की पहली हैं और पूरे वर्ल्ड की 5वें नंबर की हैं, ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि उसकी अ, जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो बताना है। देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 8,900 मीटर, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को ही, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है, याद रखिएगा, नेपाल में है ये। और इसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट को एक नाम दिया जाता है सागरमाथा। क्या नाम दिया जाता है, सागरमाथा, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, चलिए। तो शी वोड हर हेड विच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। जब ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई थी तो सजदा किया इन्होंने, देन क्या है, नेशनल फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय झंडे को जो है फहराया और फोटोग्राफ लिए। और इन्होंने वहाँ पर कितना वक्त बिताया, तो आप बताएंगे इन्होंने 43 मिनट का जो है वक्त वहाँ पर लगाया, ओके। और ये कब की बात है, 13 मई 1984 की बात है। कब गई थी ये, 23 ऑफ मई 1984, ठीक है। तो बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ये इंडिया की पहली वुमेन और फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। तो फर्स्ट वुमेन, ओके, जो चढ़ी हैं वो कौन सी हैं, जुंको तवई हैं, जो सबसे पहली बार जो है कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। समझ में आ गई बात ये, मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके, मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए इससे अगला है आपका वॉल्स टेल स्टोरी, ये वाला चैप्टर है। इसमें देखिए गोलकोंडा एक फोर्ट है, गोलकोंडा फोर्ट है, किला है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप बता देना कि भाई ये हैदराबाद में है। कहाँ पर, हैदराबाद में है। और इस फोर्ट को, इस किले को बनवाने वाली जो डायनेस्टी थी, ओके, वो कौन सी थी, ककातिया डायनेस्टी। हिस्ट्री जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन देखो ईवीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ककातिया डायनेस्टी ने इसको बनाया था इन द 13th ऑफ सेंचुरी, ओके। ये कब की बात है, 13th सेंचुरी की बात है। समझ में आगे भी बात ये ना। इससे अगला देखो जरा, अ पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन द राउंड शेप इज कॉल्ड द वेस्टर्न्स। देखिए इसको बुर्ज बोलते हैं, बुर्ज भी बोलते हैं। ये जो राउंड राउंड से ऐसे निकला होता है ना, जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, ये ऐसे करके जो ऐसे निकले हुए गोल गोल से, इनको हम वेस्टर्न्स बोलते हैं, ओके, वेस्टर्न्स बोलते हैं। और ये बुर्ज कहलाते हैं। तो द आउटर वॉल ऑफ द दिस फोर्ट हैज 87 वेस्टर्न्स, ओके। इसमें जो है कितने वेस्टर्न्स हैं, तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बुर्ज हैं इसमें गोलकोंडा फोर्ट में, तो यू चूज द 87 वेस्टर्न्स हैं, 87। कुतुब शाही एक सल्तनत हुआ करती थी, कुतुब शाही सल्तनत ने यहाँ पर जो है, ओके, एक के बाद एक करके, ओके, 1588 से लेकर के, ओके, 1518 से लेकर के 1687 तक, 1588 से लेकर 18 से लेकर के, सॉरी, 1518 टू 1687 तक यहाँ पर रूल किया, राज किया। खुशी अग्रवाल, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी मेरे ख्याल से पहली क्लास है, ओके। सर इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, निशु तोमर, देखिए यहीं पर जहाँ पर आप अभी देख रहे हैं वहीं पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, इसी पोर्टल पे जहाँ पर आप ने क्लास खोली है, वहीं पर पीडीएफ सेशन आएगा एक, वहाँ पर आप टच करोगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी कल या परसों में पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी, बढ़िया से बढ़िया फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन आता है, ऐसा आ सकता है कि भाई मकई दरवाजा कहाँ पर है, किससे संबंधित है, आप बताएंगे भाई ये गोलकोंडा फोर्ट में ही है। और फतेह दरवाजा भी कहाँ है, आप बताएंगे गोलकोंडा फोर्ट में ही है, उसी में जो आपका हैदराबाद में दिखाया गया है। एक है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर बुलंद दरवाजा है, याद रखिएगा, गलत क्वेश्चन मत कर देना। बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा से थोड़ी सी आगे की दूर जो है वो फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर बुलंद दरवाजा है। और ये कौन सा है, फतेह दरवाजा है ये। मकई दरवाजा, फतेह दरवाजा, ये कहाँ पर है, गोलकोंडा फोर्ट में है। देखिए दो चीजें यहाँ पे लिखा हुई हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास लिखा हुई है। पहली बात तो ये समझ लो कि जो एक मेटल होती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर, क्या बोलते हैं, कॉपर। और कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से, ओके। फर्स्ट मेटल विच यूज्ड बाय ह्यूमन, है ना, विच वॉज यूज्ड बाय ह्यूमन। सबसे पहले मानव ने जो इस्तेमाल किया, कौन सी धातु को किया, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखना तांबा। तांबा जो है दुनिया में सबसे पहला मानव ने इस्तेमाल जो किया वो धातु है,
बात आई समझ। अब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को एक साथ हम मिला दें तो वो फिर जो है एलॉय बन जाता है। क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है। मिक्सचर होता है एक्चुअली ये। इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रांज जो होता है, ब्रॉन्ज, ओके, ब्रॉन्ज को हम बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं इसको? कांसा। तो कांसे में क्या क्या होता है तो आप बताएंगे भाई। इसमें एक तो होता है कॉपर और दूसरा होता है टिन। टिन को आप बोलते हैं क्या? टिन ही बोलते हो। ओके, कॉपर एंड टिन, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ब्रास, ब्रास को हम बोलते हैं पीतल। ओके, ब्रास क्या होता है? पीतल होता है। पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। तो पीतल नगरी में मतलब पीतल में क्या होता है? कॉपर और प्लस जो है इसमें जिंक होता है। जिंक को आप बोलते हैं जस्ता। तो तांबे और जस्ते को एक साथ अगर आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्रास। और कांसा जो होता है, कांसे के सिक्के भी आते हैं, कांसे के बर्तन भी चलते थे, पीतल के बर्तन भी चलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा मिक्सचर है। तो ब्रास में जो होगा वो कॉपर और जिंक रहेगा, ब्रॉन्ज में जो है कॉपर एंड टिन रहेगा। क्लियर। और इंसान ने सबसे पहले जो इस्तेमाल की मेटल उसका नाम क्या है? कॉपर है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मैंने पहले भी बता दिया था, क्लासिकल डांस, सॉरी, कुचिपुड़ी जो है वो क्लासिकल डांस है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का, ठीक है। वुडन स्लीपर जो होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है कि वुडन स्लीपर, लकड़ी के स्लीपर को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे खड़ाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ाऊ कहा जाता है। पहले ज़माने में लोग इनको पहना करते थे, खड़ाऊ होते थे। अभी भी होते हैं, आजकल तो खैर जो है कुछ रिलीजियस लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर पहनते हैं खड़ाऊ को। अदरवाइज जो है आजकल तो दुनिया भर के अच्छे अच्छे चीज़ें चल रही हैं। क्लियर। आगे देखेंगे सुनीता इन स्पेस, ये वाला है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, डू द पीपल इन द अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। देखिए अपसाइड डाउन एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अपोजिट में कौन है? जो ग्लोब है, ग्लोब है ना, ग्लोब है, उसमें इंडिया के अपोजिट में कौन है? जैसे हम यहाँ हैं, हमारे नीचे कौन है, ऐसे करके। तो अर्जेंटीना है। ओके। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। हमने कैसे पता लगाया कि पृथ्वी जो है गोल है? तो इसका पता लगाने वाले थे इसाक, इसाक एसिमोव करके थे, जिनको लॉन्गमैन कहा जाता है। इसाक एसिमोव, ठीक है। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस समझना है। अभी आप मेरे साथ साथ समझते हुए चलिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में याद आ जाती हैं। और ये आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। वीडियो आपकी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, सिलेक्शन नहीं मतलब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, वीडियो पड़ी रहेंगी। कल्पना चावला, कल्पना चावला जो है वो एक स्पेस ट्रेवलर हैं। ओके, कल्पना चावला भारत की ही हैं और इसमें अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या है? अंतरिक्ष यात्री हैं। समझ में आई बात ये? चलो, देन ये देखिएगा सुनीता विलियम्स जो है, ये भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, आपने सुना होगा। 360 किलोमीटर दूर गई, ओके, फ्रॉम द अर्थ। और ये किस में गई थी? स्पेसशिप में, वो ऊपर गई और अंतरिक्ष में गई, ठीक है। आपको ये ब्लैक स्काई क्यों नज़र आता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि स्काई जो है, स्काई आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लू स्काई, ब्लू स्काई क्यों नज़र आता है? तो आप बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आता है। किसकी वजह से? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसको आप प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग लाइट का टकरा के बिखरना। अब आकाश का रंग जो है वो काला है वास्तव में। अगर आप जैसे चंद्रमा पे जाके देखें या स्पेस में जाके देखें तो वहां पर जो है वो आपको आकाश का रंग काला नजर आएगा, क्योंकि वहां पर नो स्कैटरिंग, बिकॉज देर इज नो स्कैटरिंग, बिकॉज देर इज नो एटमोसफेयर प्रेजेंट ओवर देयर। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डजंट अकर्स इन स्पेस और इन एट इन, है ना, आप जाके देखें सरफेस ऑफ मून पे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ आकाश का रंग काला नजर क्यों आता है, बताएंगे भाई क्योंकि वहां पर कोई भी वातावरण न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नीला नजर क्यों आता है, आप बताएंगे स्कैटरिंग की वजह से। सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले और छिपने के बाद थोड़ी देर तक आकाश में लाल रंग नजर आता है, तब भी आपका आंसर होगा क्या? स्कैटरिंग की वजह से। तो शूटिंग स्टार इज एक्चुअली मेटेरोइड। जो शूटिंग स्टार होता है, ओके, जो जलता हुआ सा तारा होता है, वो वास्तव में क्या होता है? एक मेटेरोइड होता है विच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। जैसे ही वो अर्थ के एटमोसफेयर में आता है उसमें आग लग जाती है। समझ रहे हैं ना? नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम, दूसरा, तीसरा, सब कदम वैसे इसने रखे थे। तो मून पे सबसे पहले जाने वाला इंसान जो है उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग करके हैं, और ये 1969 में 1969 में जो है ये फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, पहले इंसान है जो चंद्रमा पे चल के आए। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन। ओके, 2007 में सुनीता विलियम जो है किस में गई, स्पेस में गई, अंतरिक्ष में गई। ठीक है, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। वॉट इट इज फिनिशेस, देखिए जो टर्म है ऑयल, ऑयल कहाँ से टर्म है ना, कहाँ से है, तेल का मतलब क्या है, कैन बी यूज फॉर पेट्रोल, डीजल एंड क्रूड ऑयल। खास करके जो ऑयल वर्ड है, जैसे पेट्रोलियम होता है, देखिए वर्ड होता है ना पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब रॉक्स और ओलियम का मतलब तेल, ऑयल है ना, यानी रॉक से निकलने वाला तेल कह सकते हैं। और ये सब जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, खास करके जो पेट्रोलियम है, कोयला है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्मिक ईंधन, ज़मीन के अंदर दब के कंप्रेस होकर के कोई दूसरा रूप धारण कर लिया हो कुछ समय में, उसको हम क्या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो खास करके जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, ठीक है, उसी को हम ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, तो हमें डीजल और पेट्रोल कहाँ से मिलता है, तो भाई हमें ये कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से मिलता है। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिल सकता है, देखो केरोसिन मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट मिलता है हमें इससे ही। डू यू नो दैट एलपीजी, एलपीजी यानी जो कुकिंग गैस होती है, इसी को हम किचन गैस भी बोलते हैं, ये भी उसी में से मिलता है हमें। देन वैक्स यानी मोम, जो पैराफिन मोम होता है जिससे मोमबत्ती बनाते हैं, कोल तार जिससे सड़क बनाते हैं। ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, ग्रीस वगैरह सभी यहीं से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट, और इसी पेट्रोलियम से है बहुत से प्लास्टिक, पेंट, ये सब बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात ये? हाँ, समझ में आई बात ये, आगे देखते हैं। आगे देखिए, शेल्टर टू हाइड, देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ठंडा डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है अपने इंडिया में, तो आप बताएंगे लद्दाख में है। और अगर देखिए कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट, ठंडा तो है लेकिन जो है शुष्क मरुस्थल है, तो आप बताएंगे लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। रॉकी प्लेन ऑफ द छांगथांग, देखिए छांगथांग, छांगथांग जो है वो एक जो है ये एक जगह का नाम है। ओके, जगह का नाम है जो खास करके लद्दाख रीजन की तरफ है ये। ओके, कश्मीर और लद्दाख के आसपास की जगह है ये छांगथांग, छांगथांग। और ये जो स्थान है वो ये इसकी जो हाइट है लगभग जो है 5,000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर ऊंचा है वो। और किससे इससे कंपेयर करते हैं हम, लगभग किससे, सी लेवल से कंपेयर कर लेते हैं। देन चांगपा जो है, ओके, चांगपा एक जनजाति है। क्या है ये? जनजाति है, यानी एक ट्राइब है। चांगपा क्या है? एक ट्राइब है। क्या है? ट्राइब है, यानी जो जनजाति होती है वो। देयर गोड्स आर देयर ओनली ट्रेजर, और इनकी जो बकरियां होती हैं, याद रखिएगा, ये पालते भेड़ भी हैं, शीप भी पालते हैं और बकरी भी पालते हैं, बट इनकी जो गोट हैं, बकरियां हैं, वो इनका क्या है? ट्रेजर है, इनका खजाना है। ओके, एक टाइप का ट्रेजर है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, और इससे जो है वर्ल्ड फेमस एक ऊन निकलती है जिसको हम पश्मीना ऊन बोलते हैं, और इससे वो चादर वगैरह बुनते हैं। और ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि ये 6 चादर के बराबर जो है लगभग गर्म रहती है। और इसका जो पश्मीना जो ऊन होती है उस भेड़ से, बकरी से प्राप्त की जाती है, वो इतना बारीक फाइन बाल होते हैं उनके, कि हमारे एक बाल और इनके 6 बालों के बराबर बैठेगा, है ना, इतना होगा। और इसकी सोल वगैरह पश्मीना, जिसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं। इसको बुनने में कितना टाइम लगता है? इसको पश्मीना को बुनने में जो है 250 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 250 आवर्स लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। समझ रहे हैं ना? ये पश्मीना होती है, कश्मीर रीजन में भी आपको मिलेगी, लद्दाख उधर कश्मीर में खास करके। ये जो चांगपा प्रजाति है, ये रैवो किसे बोलते हैं, क्वेश्चन आता है। रैवो का मतलब होता है तंबू, यानी टेंट। जो टेंट होता है, टेंट को जहाँ पर ये है ना, रैवो जिसमें रहते हैं उसको रैवो बोलते हैं, ये टेंट लगाते हैं। समझ में आ गई बात ये?
डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ ऑन हाई एल्टीट्यूड, देखो भाई आप अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसकी वजह से, यानी वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जाहिर है ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो कई बार तो बहुत से लोगों की नाक से खून भी आने लगता है, और पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा देर दम घुटता है ना, दम सा घुटेगा, फिर बाद में धीरे धीरे वो आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये जो छांगपा जनजाति होती है, प्रजाति नहीं, जनजाति, जनजाति जो होती है, ये अपने रेबो के पास में, यानी टेंट के पास में, ओके, जो है एक पत्थरों की बाउंड्री सी बना लेते हैं जिसमें ये भेड़ को, बकरी को रखते हैं। उसको लेखा कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि लेखा क्या है, तो आप बता देंगे भाई कि ये जो है शीप एंड गोट को रखने के लिए, लेकिन इनकी मेन चीज गोट है। गोट इज द ओनली ट्रेजर। ओके, तो इनको ये रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं, तो उसमें जिसमें पत्थर बाउंड्री लगा करके रख देते हैं उसको बोलते हैं लेखा। द बोल्स ऑफ अ लेखा आर मेड अप ऑफ स्टोन। तो लेखा की जो बोल्स बनी होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी बनी होती है भाई? स्टोन की बनी होती है। वन मोर थिंग कि मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डोंगा क्या है, काइंड ऑफ बोट है जिसमें घर जैसा बना होता है। और ये आपको अगर जाएं तो डल लेक में, झेलम रिवर में, डल लेक हो गई, झेलम रिवर हो गई, इनमें काफ़ी देखने को मिलेंगे ऐसे घर। ठीक, अभी मैं जे एंड के गया था कश्मीर में, तो काफ़ी मैंने देखे वहाँ पर। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इट जस्ट लाइक अ हाउस। अगर आप अंदर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल घर है, विद डिफरेंट रूम्स, और कमरे भी होते हैं इसमें। और अगर हम इसकी जो है डायमीटर वो सब देखें, मतलब माप देखें, तो लगभग 80 फीट लंबा हो सकता है ये, और 8-9 फीट जो है वो वाइड होता है। लेकिन ऐसे नहीं सब इतने बड़े होंगे, छोटे भी होते हैं। तो 8-9 फीट जो है ये चौड़ा रहता है ऐसे। ओके, और लंबाई में जो है कितना, 80 फीट के आसपास रहता है। शिकारा क्या है? शिकारा काइंड ऑफ बोट है। ओके, काइंड ऑफ बोट है ये भी। ओके, आप डल लेक वगैरह में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बक्करवाल क्या है? ये भी बक्करवाल कश्मीर में पाए जाने वाली, ओके, कश्मीर में पाए जाने वाली क्या है? एक ट्राइब है। ट्राइब मतलब जनजाति है। ये भी क्या है? एक जनजाति है। ठीक है। नाउ खतमबंद, दाब एंड मेहराब क्या होती है? खतमबंद और दाब क्या होती है? खतमबंद और दाब ये खतमबंद जो है, जो छत पे लकड़ी में डिजाइनिंग की जाती है उसको खतमबंद बोलते हैं। खिड़की वगैरह पर भी जो है डिजाइनिंग वगैरह की जाती है उसको दाब बोलते हैं। और जो मेहराब है, मेहराब क्या होता है? जो खिड़की होती है उसमें जो ऐसे कटवी सी होती है, वो ऐसे जो डिजाइनिंग सी बनी हुई होती है उसको मेहराब बोल देते हैं। ठीक है, वो मेहराब होती है। तो देखिए ये ख़त्मबंद है जो खास करके आपको छत वगैरह में नज़र आएगा, तो इसको बोलते हैं ख़त्मबंद। क्या है ये? ख़त्मबंद। तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा क्या चीज़ होता है? लकड़ी पर बनी हुई जो है निखत जहाँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, हाँ ये हो गया। अब देखो महेंद्र, अर्थ शुक, देखिए शुक 26 जनवरी 2001 को अर्थ आया था। कहाँ पर? कच्छ एंड भुज में आया था। ओके, कच्छ एंड भुज में। ड्राउट का मतलब होता है, ड्राउट का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। ठीक है, सूखा। और ये जो होता है फेमाइन का मतलब होता है जैसे अकाल पड़ जाता है, यानी भूखमरी कह सकते हैं, एक टाइप की भूखमरी। बारिश बारिश नहीं होती है तो भी क्या है, गरीबी ये सब है ना, आएगी ही। सूखा, सूखा। ठीक है, और दूसरा फेमाइन है। सूखे के बारे में कहा जाता है कि ये कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है ये। ओके, डिसास्टर है एक टाइप का जो हम बता नहीं सकते। फैमिन जो है भाई, इसमें क्या अकाल पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये है तो बड़ी गरीबी है, मिलता भी है तो बहुत कम। इससे अगला चैप्टर है आपका बिलो हॉट बिलो कोल्ड, है ना। तो देखो ये किसने ये थ्योरी, मतलब ये स्टोरी लिखी है, तो आप बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये कहानी लिखी है, जो भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ओके, ये है। तो इन्होंने बिलो हॉट बिलो कोल्ड में ही कहा है कि जब हम जाड़े के दिनों में सांस बाहर छोड़ते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का कम होता है, तो हम ऐसा करते हैं तो जैसे देखा होगा धुआं सा बन जाता है, वो मतलब भाप सी बन जाती है। ठीक है, बताया होगा। तो इसमें वही बिलो हॉट बिलो कोल्ड क्या होता है, गर्मी में हम ऐसा करते हैं तो हमें बाहर नजर नहीं आता। हु विल डू दिस वर्क? देखिए इंटरव्यू, एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। ओके, इंडिया अनटच्ड, इंडिया अनटच्ड बाय स्टालिन के। ठीक है, इंडिया टच बाय स्टालिन के। तो जो अनटच बाई है, ठीक है, मतलब ये
इंडिया अनटच्ड, छुआछूत पे जो बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको जो किसने डायरेक्ट किया था, स्टेलिन के ने। 7 ईयर ओल्ड भीम, ये एक्चुअली भीमराव अंबेडकर की बात है। जब ये 7 साल के थे तो ये जो है गोरेगांव में जो है महाराष्ट्र में चले जाते हैं, और इनकी अगर स्टोरी पढ़ोगे ना, सच में तो मन भर आता है कई बार। और मेरे फेवरेट जो लोग हैं उनमें से भीमराव अम्बेडकर मेरे एक फेवरेट हैं। ओके, और इनके जैसा स्ट्रगल हर एक के बस की बात नहीं, जितनी इन्होंने जो है स्ट्रगल किया है। और इतना इंटेलिजेंट इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही काबिल इंसान थे, बहुत ज़्यादा काबिलियत थी इनके अंदर। और इन्होंने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया का लिखा गया, संविधान लिखा गया, वो इन्हीं की लीडरशिप में लिखा गया। ओके, और इनको एक नाम मिला बाबा साहेब, है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इनकी लीडरशिप में कानून लिखा गया है। समझ में आ गई बात ये। आगे चलते हैं, अक्रॉस द वॉल। ओके, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? ओके, तो आप बताएंगे। बास्केटबॉल में जो है 5 प्लेयर होते हैं गाइस, 5 प्लेयर। मुंबई छत्रपति मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है, ओके, ये क्या है? इस पे क्वेश्चन आ जाता है। रेलवे स्टेशन है ये, कहाँ पर है? मुंबई में। ओके, नो प्लेस फॉर अस। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस वाले चैप्टर में। ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो है ऊंधिया है, काइंड ऑफ स्टू होता है, यानी फूड डिश है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये ऊंधिया है। ऊंधिया क्या है? इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये खेल है, कोई गीत है, क्या है? तो आप बताएंगे भाई ये खाने की चीज़ है, ऊंधिया। बनगाम जो है ये कहाँ का इलाका है? तो आप मतलब कहाँ की जगह है? आप बताएंगे गुजरात में जगह है एक बनगाम। ठीक है, ये क्लियर गाइस। इससे अगला देखिए, क्रॉप्स। क्रॉप्स में अगर देखें तो देखिए, क्रॉप कई तरह की होती हैं। क्रॉप में जैसे आपका अनाज की फसल हो सकती है, सब्जियों की फसल हो सकती है, दालों की फसल हो सकती है। गवर्नमेंट फिगर, ओके, गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखें तो 1997 से लेकर के 2005 तक बहुत ज़्यादा लोगों ने सुसाइड की। ख़ास करके जो फार्मर्स हैं, किसानों ने, 1.5 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने जो है सुसाइड की। ठीक है, क्योंकि उस दौरान जो है अच्छे से इनकम नहीं हो पाती थी, और बहुत कर्ज में डूब गए थे किसान। आज भी बहुत से लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। क्रोटोन जो है, आपने बहुत से लोगों ने घर में लगा भी रखा होगा। क्रोटोन एक पौधा होता है, ये क्रोटोन है। और क्रोटोन इसलिए लगाते हैं किसान लोग कई बार फार्म हाउस में अपने, या खेत में लगा लेते हैं इसको, जिसमें फसल कर रहे होते हैं। अगर इसके पत्ते सूखने लगते हैं तो ये मतलब थोड़ा मुरझाने लगते हैं, तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि खेत में पानी की कमी है। ओके, पानी देना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है किस चीज़ का? बता देंगे आप किसका? पानी का। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म सॉइल बेस्ट फ्रेंड कहलाता है। देखिए, सॉइल का यानी मिट्टी का बेस्ट फ्रेंड कहलाता है क्या ये? और अर्थवॉर्म जो है किसान का सिर्फ फ्रेंड कहलाता है, किसान का मित्र, और मिट्टी का बेस्ट फ्रेंड कहलाता है, सबसे अच्छा, है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड। द अर्थ। अच्छा, एक और होता है, याद लिख लीजिएगा, एक रेड स्नेक करके होता है, रेड स्नेक होता है। स्नेक, तो ये जो है, जो रेड स्नेक होता है, धामन भी बोलते हैं बहुत से इलाके में, कुछ जगह उसे घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। ये किसानों के लिए भी किसान का मित्र कहलाता है ये, क्योंकि ये चूहे वगैरह को खा डालता है, क्योंकि चूहे फसल को बहुत हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। इसलिए रेड स्नेक को भी किसान का मित्र कहा जाता है। कैचुए को भी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन में क्या है, छेद करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है रूट्स को, प्लांट्स की, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब है। तो क्योंकि अर्थवॉर्म ऑल्सो ईट डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज टू सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, गली हुई पत्ती वत्ती जो होती है उनको सड़ाने में मदद करता है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है एक ऐसी कंपोस्टिंग है जिसमें रेड वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केंचुए की प्रजाति होती है, अर्थवॉर्मी होते हैं ये। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी खाद बनती है। जैसे नॉर्मल खाद बनाने लगो कूड़ा कबाड़े को इकट्ठा करके, जिसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं, बहुत सी जगह करते ही हैं, हम खेतों में डालते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं। उसे बनने में, उस नॉर्मल प्रोसेस से बनने में उसे 1 साल लग जाता है। और आप ये वाले कैंचू छोड़ दोगे उसमें तो थोड़े ही दिन में क्या है, एकदम कन्वर्ट कर देगा उसे, 2-3 महीने में खाद बन के तैयार हो जाएगी। हुज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसके हैं? देखिए, सूर्यमणि स्टोरी ट्रू स्टोरी है। सूर्यमणि इज अ गर्ल स्टार। ओके, गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट, है ना, टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ द हिस्टोरिकल्स। वही जो गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है, उसमें बताया है कि भाई स्कूल जाने की बात की गई, स्कूल जाने के बारे में बताना। कुडुक जो है वो क्या चीज़ है? कुडुक पे क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ की लैंग्वेज है। ओके, कुडुक, कुडुक जो है कहाँ की लैंग्वेज है? ओके, तो आप बता देना। जो कुडुक है वो झारखंड, कहाँ की? झारखंड।
कुडुख जो है झारखंड में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना। बैम्बू जो है बांस, बैम्बू किसको बोलते हैं? बांस को। बांस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी घास है। ओके, क्या है ये? लार्जेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ग्रास, विश्व की सबसे बड़ी घास है। ये लकड़ी में शामिल नहीं होता, वुड में नहीं आता है, घास मानी जाती है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी घास है। बुधिया माई करके जो है एक है, और इन्होंने जो है फॉरेस्ट को कलेक्टिव बैंक कहा। कलेक्टिव बैंक का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि ये हमारा फॉरेस्ट जो है, वन जो है, वो हमारे कलेक्टिव बैंक है और सबके सबके हैं ये, ठीक है। डल लेक क्या है? निखज जैन, ये डल नाम की झील है ये, श्रीनगर में, श्रीनगर में, ठीक है, कश्मीर, वहां पर है डल लेक। तो देखिए, एक चीज होती है जंगली। जंगली का मतलब ये सुनकर के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे जंगली का मतलब यहाँ देखा जाए तो जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनको जंगली बोल दिया जाता है। एक एक्ट है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, ओके, 2007। ये एक एक्ट है और इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि जो लोग 25 साल से किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हों, वनों में रह रहे हों, उसको हटाने का वहाँ से अधिकार नहीं, उसका अधिकार हो जाता है। और आप उसको अगर वहाँ से हटा रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, गवर्नमेंट हटवा रही है, तो वो उनको बदले में उतना कुछ देंगे, ठीक है। तो 25 साल तक अगर कोई कहीं रह लेता है, खास करके फॉरेस्ट एरिया में, तो उसमें से निकालने का अधिकार नहीं है, मतलब एक कानून के तहत है ये। तो दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द देयर ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा वगैरह होती है, ओके, वो प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है इन्हें। झूम फार्मिंग जो होती है, देखिए झूम फार्मिंग जो है, इसको हम एक नाम और देते हैं शिफ्टिंग। देखिए, इसी को आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और इसी को आप स्लैश एंड वन कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड वन कल्टीवेशन भी बोलते हो आप इसको, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं कि जो भी ज़मीन होती है उसमें से जो पौधे वगैरह होते हैं उनको काट करके, काट भी देते हैं कई बार, और उसमें आग लगा देते हैं, कई बार बिना काटे भी आग लगा देते हैं, और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, इससे अलग खेती करते हैं, उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। बाद में जब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो फिर इसमें खेती करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर हिली एरियाज में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, खास करके जैसे आपका मिज़ोरम, मिज़ोरम में ये प्रोसेस अपनाई जाती है इंडिया में, ओके, झूम कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। और मिज़ोरम का एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। कौन सा डांस है? फोक डांस। फोक डांस है ये, लोक नृत्य है, ओके। कौन सा? चिराओ। कौन सा डांस है? चिराओ। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, चिराओ कहाँ का डांस है, आप बताएंगे मिज़ोरम का। लाइक फादर लाइक डॉटर देखिए, इसमें ये वर्ड आया है ट्रेट्स या फीचर। तो फीचर जो होते हैं वो डिस्टेंट रिलेटिव टू द एक्सटेंट फैमिली, तो फीचर ट्रेट विच आर आल्सो सिमिलर इन द डिस्टेंट रिलेटिव्स इन द एक्सटेंट फैमिली। कई बार आपने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं ये अपनी मौसी पे गया, नानी पे गया, ये अपने दादा पे गया है, चाचा पे गया है, जो भी इस तरह से ऐसे बोल देते हैं। तो वो करेक्टर्स होते हैं माँ बाप से जो बच्चों में आते हैं वो भी। और एक चीज़ और है, कोई भी ऐसा करेक्ट, कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो ख़ानदानी नहीं होते, जेनेटिकली आगे नहीं जाते। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे पोलियो किसी को हुआ है, माँ बाप पोलियो से ग्रसित हैं, तो उनके बच्चों में पोलियो नहीं होगा, क्योंकि पोलियो जो है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो अक्सर 5 साल तक के बच्चों को होती है, और ये जेनेटिकली नहीं होती, अनुवांशिक नहीं होती, आगे नहीं जाती है। ग्रेगर जोर मेंडल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। ग्रेगर जोर मेंडल जो है पढ़ने से बड़ा भागते थे और ये मोंक बन गए थे। बाद में इन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, ओके। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, 1822 की बात है। और इन्होंने जो है बताया कि भाई कैसे कैसे प्लांट में अलग अलग तरह के फूल आते हैं, अलग अलग टाइप के बीज बनते हैं, रंग उनका अलग अलग होता है, और इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। एक बीमारी होती है लेप्रोसी। लेप्रोसी को मैं डिसीज वाले में बता दूंगा, वैसे इसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है जिसको आप कोढ़ बोलते हैं, ओके। ये है, चलिए ऑन द मूव अगेन। अगर ये देखें, ये जो आप ये रोटी देख रहे हैं, रोटी जैसी है ये, इसको पूरन पोली बोलते हैं। तो पूरन पोली क्या है? खाने की, मान के चलिए कि एक स्वीट रोटी है ये, ओके। स्वीट रोटी मेड फ्रॉम द जैगरे, गुड़ और चने से बनती है, गुड़ और चने से बनती है, ओके, जिसको, और ये घी रखा हुआ है, इस पे लगा के खाते हैं लोग, ओके। पूरन पोली बोलते हैं इसको, ठीक। मुकद्दम जो होता है एक एजेंट होता है हु लेंड मनी, ओके, जो मनी उधार
देने का काम करते हैं उसको मुकद्दम बोलते हैं, मुकद्दम, ठीक है, एजेंट हु लेंड्स मनी। और देखिए कैरावैन क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कैरावैन है, जितनी सेलिब्रिटीज़ होती हैं खास करके शूटिंग पे जाते हैं तो रास्ते में तैयार होते हुए जाते हैं इसी में बैठ के, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। कैरावैन जो है काइंड ऑफ बस होती है या कार कह लीजिए, बड़ी सी है ना कैरावैन। और इसमें जो होता है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, नहाने धोने का सा है ना, वॉशरूम भी होगा इसमें, सब कुछ होगा, किचन विचन सब, बेडरूम सब। ओके, तो उसको कैरावैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों की एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी आप लोगों की फिनिश हो गई। ओके, कैरावैन तक आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और इसकी पीडीएफ मैं आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी टाइम अब और जो आपका बच्चा है और चीज़ों पे आप लगाते हो चलिए, देन अब जो और थ्योरी की क्लासेस होंगी, ओके, कुछ जैसे मैप से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, वो सारे जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे आगे। तो अब आपकी जो है एनसीईआरटी की समरी फिनिश। ओके, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की समरी से ही आते हैं। मान करके चलिए कि लगभग 13-14 जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की समरी से आ जाएंगे। और जो है 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो सब मैं पढ़ाते हुए चलूँगा और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये एनसीईआरटी की डिटेल पढ़ते हुए बढ़िया से। ओके, अगली क्लास में जो और थ्योरी क्लास होगी वो बिना पीपीटी के वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। मैंने इसलिए एनसीईआरटी पहले करा दी ताकि आपको सवाल आ जाए, ओके, कि हाँ इस तरह की पढ़ाई होती है और आपने पूरा उस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देंगे, अगली क्लास में यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपकी एनसीईआरटी फिनिश राइट नाउ। ओके, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।